उत्तराखंड के जितने भी कांग्रेस नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस इंटरव्यू को आप अंत तक जरूर सुने। ये आपके काम का इंटरव्यू है, प्लीज। क्या रणजीत रावत और हरीश रावत कभी मिल पाएंगे? क्योंकि दो ठाकुरों के वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेस डूब रही है। तो ये चंद लाइनें सुनी होंगी आपने। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और एक ऐसा चेहरा जिसने उत्तराखंड को एक अलग पहचान दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और खुद हमारे अंतर्राष्ट्रीय हीरो हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं हरीश रावत। एक ऐसे बेबाक नेता का आज मैंने इंटरव्यू लिया, उनके सामने कठिन सवाल पूछे, और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि रवि के बिंदास बोल ने उनके सामने जो कठिन प्रश्न सामने रखे हैं वो आज तक किसी भी पत्रकार ने उनसे नहीं पूछे होंगे। इस इंटरव्यू का मजा लीजिए और आपके उन कठिन सवालों का मैंने उनके जवाब लेने की मैंने कोशिश की है। हालांकि 5 या 10 मिनट का समय था, उसके बावजूद उन्होंने 18 मिनट का ये इंटरव्यू दिया। मैं हैरान था कि इतना लंबा इंटरव्यू उन्होंने कैसे दिया है। हालांकि इस इंटरव्यू के अंत में उन्होंने मुझे जरूर कहा कि इतने टेढ़े मेरे क्वेश्चन तुम पूछते, शायद मैं कुछ तैयारी करके आता, लेकिन मैंने आपके एक भी सवालों को डक नहीं किया है, आपके हर सवाल का मैंने जवाब दिया है। मुझे फिर कभी मौका मिलेगा तो वो जो सवाल मैं नहीं पूछ पाया वो उनसे मैं जरूर पूछूंगा। रवि के बिंदास बोल आपको वचन देता है कि निष्पक्ष तौर पे हर वो कठिन सवाल जो एक नेता से पूछे जाने चाहिए वो मैं पूछता रहूंगा। इसी कड़ी में हरीश रावत जी का इंटरव्यू आप सुन पाएंगे। और हाँ, अगर आप इंटरव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। हरीश रावत जी के इस इंटरव्यू का मजा लीजिए, प्लीज देखिए। हमारे सामने मौजूद हैं हरीश रावत जी, एक ऐसे नेता जिनकी इंटरनेशनल पहचान है, उत्तराखंड की भी। दरअसल मुझे किसी ने ये कहा कि हरीश रावत जी को बधाई देके आना कि आज उनके कारण भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना रही है। तो इस बधाई पर कुछ कहना है सर आपको? आपके सवाल पर मेरी तरफ से जिन्होंने ये कहा है उनसे इतना पूछ दीजिएगा कि आप भाजपा की सरकार बनने से खुश हैं या ना खुश हैं। जब वो आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ ये सवाल लेकर मेरे पास आइएगा। रावत जी, जैसे ही भाजपा ने चुनाव जीता, आपके दौरे भाजपा नेताओं के पास ज्यादा रहे, उससे एक अलग मैसेज गया कार्यकर्ताओं में, उस पर कुछ कहना है आपको? मेरे दौरे नहीं हुए, वो लोग मिलने आए घर पर। कोई आता है, कुछ लोग अपनी एक कर्सी है, कोई आता है तो अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री आए या पूर्व मुख्यमंत्री गण आए तो वो उनकी मन की भावना थी, और हम उस भावना का सम्मान करते हैं और उनके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब कहीं ऐसी विशुद्ध जो औपचारिक बातचीत से भी मिर्च लग रही है तो उस मिर्च के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हरीश रावत सेनापति कांग्रेस का, और वही रण छोड़ के चला गए रामनगर से। रामनगर की जीत सुनिश्चित थी, ऐसे में आप यहाँ से, इसने कहा कि वो डर के चले गए यहाँ से और लाल कुआं चले गए। क्या इस फैसले से निराशा हुई है आपको? ये कांग्रेस के सोचने का काम था, और जो लोग टिकट के निर्धारण में थे तो उनके सोचने का काम था। मुझसे कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैंने साफ बता दिया था। मैंने कहा भाई, मैं पिछले 5 साल से इस मानस का हूं कि मुझे कांग्रेस की जीत के लिए काम करना है, और मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस के पास मेरे अलावा 70 सीटों पर कैंपेन करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और जितने लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, नेता हैं सब लोग, लेकिन ये अपनी अपनी सीटों पर उलझ जाएंगे, क्योंकि छोटा राज्य है, इसमें उम्मीदवार होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री है या साधारण व्यक्ति है। और मैंने कहा, मैं देख चुका हूं कि पिछले चुनाव में मैं जा नहीं पाया अपने निर्वाचन क्षेत्र में, और उसका परिणाम मैंने भुगता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं पार्टी के लिए कोई दिक्कत पैदा करूं, तो इसलिए मुझे चुनाव मत लड़ाइए, मुझको चुनाव लड़ाने दीजिए। पार्टी ने कहा नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, तो लड़ना है तो उसके लिए कोई सीट तो चाहिए। तो मैंने कहा यदि आप मुझे लड़ाने पर उत्सुक हैं तो रामनगर में ये राजनीतिक स्थिति है आज की, और उस स्थिति में मैं फिर ये सोचता हूं कि मैं रामनगर से लड़ूं। लेकिन विचार आप कर लीजिए, कुछ लोग वहां पहले से काम करते रहे हैं। मैंने 3 लोगों के नाम भी लिए, मैंने कहा वो लोग काम करते रहे हैं, टिकट निश्चित तौर पर इन तीनों में से एक को मिलना चाहिए। और मगर यदि आप मुझसे लोग कह रहे हैं तो फिर मैं रामनगर से लड़ना चाहूंगा। मेरे पास और कोई
दूसरा इस समय रेडीमेड क्षेत्र नहीं है जहां का नाम मैं लूं कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं। पार्टी ने रामनगर कह दिया, हमने सारी तैयारियां रामनगर की कर दी। मैं रामनगर के रास्ते में था, तब तक मेरे पास टेलीफोन आया कि नहीं, आपको लालकुआ में चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भाई लालकुआ में आपने किसी महिला को दे रखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी महिला का टिकट मेरे कारण काटा जाए। मुझसे कहा गया कि वो महिला खुशी खुशी जो है आपको आमंत्रित कर रही है, और दूसरे लोग भी जो है जो वहां प्रभावशाली नेता थे वो लोग भी आपको आमंत्रित कर रहे हैं, और आप यशपाल आर्य जी भी बात करेंगे। उसके बाद मुझसे यशपाल आर्य जी ने कहा नहीं, सबसे बातचीत हो चुकी है। फिर प्रभारी से मैंने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, मुझे रामनगरी में लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, खाली उस वहां एक बदगुमानी हो रही है, पार्टी के अंदर झगड़ा होगा, और वो जो झगड़ा अखबारों में आएगा, सुर्खियों में आएगा, तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा, और इसलिए पार्टी ने और लीडरशिप ने तय किया कि आप लालकुआ ही लड़े। मैं माफी चाहूंगा राव जी टोकने के लिए आपको। आपने कहा कि पार्टी ने तय किया, आपने तय नहीं किया। अगर ऐसा नहीं था तो आपको तो एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आप अपने किसी कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं, यानी अपना डर दिखा रहे हैं, यार कहीं मैं लड़के वो हार तो नहीं जाऊंगा, और आप कह रहे हैं कि पार्टी ने तय किया है। मेरा सवाल है, जनता का ये सवाल है कि वास्तव में ये पार्टी ने तय किया या आपने तय किया? देखिए, जिस समय मैंने नाम बता दिया कि मैं फला कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ूंगा, क्योंकि अचानक वो सवाल आया था, तो अचानक मेरा उत्तर था। तो उस उत्तर को देने के बाद जब मैं घर वापस आया तो मैंने सब लोगों से पूछा, रामनगर के क्रॉस सेक्शन से मैंने टेलीफोन करके पूछा कि भाई क्या स्थिति है। 2 लोगों ने बिल्कुल खुल करके कहा नहीं, आप नहीं, यहाँ रणजीत सिंह लड़ने चाहिए, और वो काम कर रहे हैं। और बाकी एक इसमें से 50 लोगों से टेलीफोन किए होंगे मैं, 50 में से 5-6 लोगों ने कहा कि साहब जो भी पार्टी का उम्मीदवार आएगा, मैंने यहाँ तक कि बुक्सा जनजाति के लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा जो है हम जैसा पार्टी का उम्मीदवार होगा हम उसको वोट देंगे। बाकी लोगों ने कहा कि वेलकम, हम तैयार, बहुत अच्छा है, आप रामनगर से लड़िए, ये अच्छी बात है। तो मैंने जाना लोगों से, और उस जानने के बाद 3 दिन बाद पार्टी ने फैसला किया कि मैं लालकुआ से लड़ूं। जब फैसला कर दिया तो मैं आधे रास्ते से रामनगर के बजाय लालकुआ को गया, बल्कि लालकुआ में से रात को मैं इतना ज्यादा उलझन में था कि उस उलझन में मैंने पार्टी से कहा, प्रभारी से कहा कि आप राहुल जी को भी बता दीजिए और मैडम को भी बता दीजिए, मैं लालकुआ से कल नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, आप नाम बता दीजिए, उसको मैं पी फॉर्म सौंप करके चला जाऊंगा। फिर पार्टी में कुछ लोगों ने कहा, और मैं समझता हूं सही कहा, उन्होंने कहा यदि आप, हमने तय कर लिया, पहले रामनगर तय कर लिया, फिर लालकुआ तय कर लिया, अब इस स्थिति में आप लालकुआ से नहीं लड़ते हैं तो पार्टी तो चुनाव लड़े बिना हार जाएगी, एक गलत मैसेज चला जाएगा। ये शब्द मेरे लिए बड़ी भारी थी, क्योंकि मैं पार्टी का ये भार अपने सर पर नहीं ले सकता था कि मेरे चुनाव न लड़ने से या लालकुआ से चुनाव न लड़ने से पार्टी हार गई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए मैंने मन मार करके नॉमिनेशन दिया। मैं लालकुआ के सब लोगों को बता करके कहा कि मेरी पहली चॉइस रामनगर थी, और मगर आप लोग की इजाजत है या नहीं है, लेकिन अब स्थिति यह है कि आपको उसको लालकुआ से ही लड़ाना पड़ा। अच्छा, तब ये मान रहे थे जब आपको जब रामनगर से चुनाव लड़के लालकुआ भेजा गया तो लोगों ने मैसेज किया सेनापति तो हार गया, तो क्या आपको लग रहा था कि कांग्रेस अब डावाडोल स्थिति में है? देखिए, वो निर्णय ही अपने आप में गलत था। अब उस गलती को मैं किसी और के ऊपर नहीं थोपूंगा, मैं कहूंगा कि मैंने ही वो गलती, क्योंकि मेरी जो पोजीशन थी उस पोजीशन में मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। और यदि मैं रामनगर से गया लालकुआ, अब तो मैं कहूंगा कि मेरा निर्णय था, मगर वो दोनों निर्णय सामूहिक रूप से पार्टी के थे, और ये पार्टी को विचार करना चाहिए कि रामनगर से किन परिस्थितियों में मुझको लालकुआ जाना पड़ा, और यदि उन परिस्थितियों का असर पार्टी की हार पर पड़ा है तो उसके लिए जो भी दोषी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अच्छा, कांग्रेस के कई विरोधी कहते हैं कि अब तो हरीश रावत को संन्यास ले लेना चाहिए, तो क्या हरीश रावत संन्यास लेने जा रहे हैं या अभी भी पार्टी में बनके कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे?
ऐसी बातें बहुत सारे लोग बहुत सारे दिनों से कह रहे थे, बल्कि मैंने आपके जब चुनाव वो था तो कोरोना के बाद मैं बड़ा कमजोर हो गया था, तो मैंने ये सोचा था कि 2022 मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन जब लोगों ने कहा कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, तो मुझे ये लगा कि अब मुझको 2027 में भी चुनाव लड़ने का इरादा रखना चाहिए। देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है। हरीश रावत जी ने निर्णय किया कि 2027 का भी चुनाव लड़ेंगे और ये उत्तराखंड की मिट्टी है और ये मिट्टी पुत्र है जो ये फैसला लेने की ओर बढ़ रहे हैं। वो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपको कि आप इस उम्मीद में हैं और इंटरनेशनल नेता को यूं ही नहीं कहा जाता है। मेरा अगला सवाल है और थोड़ा सा कठिन सवाल होगा आपके लिए, क्या रणजीत रावत और हरीश रावत कभी मिल पाएंगे? हमारी तरफ से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हम अलग देखते हो। अब ये व्यक्ति को चूज करना है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होना चाहता है नहीं चाहता। अभी तो एक पार्टी में है। सर, मैं ये कहना कि रवि के बिंदास बोलने पहले वो था जिसने कहा था हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे और रणजीत रावत को किसी भी हाल में चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो जब मैंने रणजीत रावत जी का पहली बार इंटरव्यू लिया था और मैंने ये अंदेशा कहा था कि जहां तक मैं जानता हूं हरीश रावत जी को, वो किसी भी हाल में आपको चुनाव यहां से नहीं लड़ने देंगे। तो उसके बाद मैंने उससे ये भी कहा कि क्या आपका मिलन कभी हो पाएगा, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हम पार्टी में एक है, मनमुटाव अलग हो सकते हैं। और उसके बाद जब आप यहां से गए तो मैंने कहा था कि लालकुआं में जाके मैंने ये सर्वे किया और जब मेरा जैसा नौसिखिया पत्रकार ये कह सकता है कि वहां से आप हार रहे हैं, तो पार्टी ने किस आधार पे वहां जोड़ा ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो ठाकुरों के वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेस डूब रही है, तो क्या इन ठाकुरों के वर्चस्व की लड़ाई का अंत होगा और रणजीत रावत और हरीश रावत का मिलन हो पाएगा? मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी के साथ वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ता। मैं तो बड़ा हम्बल कांग्रेसमैन हूं, हम्बल पब्लिक मैन हूं और मैं न बलशाली हूं, न शक्तिशाली हूं, न धनशाली हूं। मैं इसलिए मैं किसी के साथ वर्चस्व की लड़ाई में खड़ा नहीं होता, वो चाहे मेरा छोटा भाई पुष्करी क्यों हो। सर, मुझे एक चीज और जाननी थी आपसे कि जब एक कल ही मुझे किसी ने बताया कि जब रोहित आत्मदाह कांड हुआ था, उस कांड के अभी तक आरोपियों पर केस चल रहे हैं, बाकी सारे केस वापस ले लिए गए, लेकिन अभी तक उन आरोपियों पर केस चल रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री होने के दौरान भी उनसे केस वापस नहीं लिए गए, जबकि ऐसे केस वापस लिए गए और रामनगर में, लेकिन इनसे केस वापस नहीं लिए गए। आखिर ऐसा क्या कारण था कि जिस आत्मदाह में उन लोगों का हाथ था नहीं, लेकिन उसके बाद भी आज की तारीख में वो केस भुगत रहे हैं, उनकी तारीखें लग रही हैं। तो क्या इस स्थिति में आप मुख्यमंत्री रहते हुए कभी आप केस वापस नहीं ले पाए, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके उन कार्यकर्ता जो फंसे पड़े हैं उनके केस वापस हो? ये मामला मेरे सामने जब आया था, मैंने स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए थे और लेकिन उसके बावजूद भी यदि केस वापस नहीं हुआ है तो उसका कोई लीगल कारण हो सकता है और मैंने उस कारण को उसके बाद ढूंढा नहीं कि क्या कारण है, क्योंकि मुझे मेरे आदेश करने के बाद आचार संहिता लग गई थी। तो आचार संहिता हो सकता है उसके बाद क्या परिस्थितियां रही उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, मगर मैं ये मानता हूं कि एक सडन प्रोवोकेशन में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, बच्चे हैं, तो वो दुखद था, बहुत ही दुखद था, मेरे व्यक्तिगत तौर पर भी बड़ा दुखद था। मगर केस की मुझे इतने तक ही हिस्ट्री मालूम है, किसी ने मुझको उसके बाद इस विषय में बताया नहीं। अच्छा सर, संजय नेगी ने दिल्ली चुनाव लड़ा, यहाँ पे 17,000 वोट लेके आए और कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। क्या कांग्रेस में संजय नेगी की वापसी हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से 17,000 वोट लाए उन्होंने अपनी राजनीति सिद्ध कर दी है, तो लगता है कि आपको कांग्रेस को उनको वापस ले लेना चाहिए? इस पर जिस समय आएगा विचार किया जाएगा और राजनीति में एक बात मान करके चलना चाहिए, जिस व्यक्ति में क्षमता होती है और जो सक्रिय होता है वो मरता नहीं, उसके लिए रास्ता निकलता है। अंतिम सवाल, हमारे उत्तराखंड में खासकर रामनगर में ठाकुर बहुत सीट मानी जाती है, तो ये कहा जाता है कि यहाँ किसी ब्राह्मण को टिकट मिलेगा ही नहीं। पुष्कर दुर्गापाल जी एक बहुत डाउन टू नेता है, हमेशा मदद के तैयार रहते हैं, तो क्या अपने ब्राह्मण होने के कारण ऐसे लोग हमेशा टिकट से महरूम रहेंगे? ये मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आप कांग्रेस के कद्दावर नेता है, क्या इस सोच से ऊपर उठ पाएंगे हम लोग? ऐसा नहीं है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ रामनगर ठाकुर बाहुल्य सीट है, ये भी मैंने पहली बार सुना। और ठाकुर बाहुल्य सीटों से ब्राह्मण को टिकट नहीं मिल सकता, ये फॉर्मूला उत्तराखंड पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की कोई सीट ऐसी नहीं है जो ब्राह्मण बाहुल्य हो। सब या तो राजपूत बाहुल्य है या
सामान्य लोगों से बाहुल्य हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र में हमारी कुछ सीटें हैं। तो लेकिन इसलिए ये तर्क न तो रामनगर के विषय में ठीक बैठता है और ये तर्क राज्य के विषय में भी दुर्भाग्यशाली है, और मैं समझता हूँ ये प्रश्न बनता ही नहीं। सर, अंतिम सवाल थोड़ा सा कठिन सवाल है मुझको, कि कई अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड ये जानना चाहता है कि आखिर उत्तराखंड के दो कद्दावर नेता रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच मनमुटाव हुआ क्यों, और ये मनमुटाव खत्म कब होगा, क्योंकि इसके कारण कारगिल बर्बाद हो रही है। मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। आपने कभी देखा मुझको किसी के खिलाफ कुछ कहते हुए? और अब लोगों को अपनी राह चुननी होती है। जो लोग 2017 तक मेरे शब्द को आखिरी कानून समझते थे, 2017 में चुनावी हार के बाद जो परिस्थितियां बदली, तो उन परिस्थितियों में अपना रास्ता सबको बनाना पड़ता है। कुछ लोग चुपचाप रास्ता बना लेते हैं और कुछ लोग वो रास्ता क्यों बनाना पड़ा उसके लिए कई तरीके की बातें करते हैं, कई तरीके के एक्सप्लेनेशन खुद ही बनाते हैं। तो मैं किसी के क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी नहीं, क्या कारण है वो भी नहीं जानता। यहाँ कांग्रेस की राजनीति में जितने भी सक्रिय लोग हैं, एक 5-7 लोगों को छोड़ करके अधिकांश लोग तो मेरे साथ ही राजनीति प्रारंभ की है। और मुझे एक बात की संतुष्टि है कि मैंने गरीबों के लड़कों को राजनीति में वहां खड़ा किया जहां खड़ा करने की वो कल्पना नहीं कर सकते थे। अब उसके बाद किसी को किस मकाम पर हरीश रावत भार लगता है, तो किसी ने जो बहुत कृपालु था मेरे ऊपर, उन्होंने धीरे से कंधे से उतार दिया, कहा भाई साहब अब हम दूसरा रास्ता बना रहे हैं अपना। तो जैसे थे जिन्होंने कहा ले पटक दिया, और उसके बाद तो लोगों ने कहा पटका क्यों, तो उन्होंने कहा ये तो मेरे ऊपर मेरे बाल नोच रहा था, किसी ने कहा मेरी खाल नोच रहा था, किसी ने कहा चिकोटी काट रहा था। अब मैं इतने सब बातों का कहां तक जवाब दूं। लेकिन मुझे एक संतोष है कि मैंने शायद 1-2 व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम थे, उनके अलावा हर चुनाव में 2002 से ही नहीं बल्कि 1991 से उत्तराखंड के चुनावों में कौन खड़ा हुआ कौन नहीं खड़ा होगा, उसमें प्रभावी भूमिका थी। मेरे हाथ पे ही स्थितियां रही उत्तराखंड की। तो मैंने कोई मुझसे कह नहीं सकता कि किसी के साथ केवल ये कहा हो, ये पूछ करके कहा हो कि तेरे पास क्या है। हमने ये देखा कि यदि पार्टी में सक्रिय है तो इसके लिए रास्ता मुझको बनाना है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे, उनके समकक्ष लोग जो है आज भी कहीं पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हुए, कहीं पर बहुत पहुंचे तो जिला कांग्रेस कमेटी तक पहुंचे। हमने उन लोगों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। तो राजनीति में जो अवसर आपको मिलता है उसमें भला कर देना चाहिए। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो भले को ग्रहण करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे भले से यदि ताकत मिल गई तो उससे अहंकार प्रदर्शित करते हैं। तो ये उन व्यक्ति के स्वभाव पे है। किसी के दूसरे के व्यक्ति के स्वभाव के लिए हरीश रावत अपना स्वभाव क्यों छोड़े। धन्यवाद हरीश रावत जी। तो मेरे आदर्श नेताओं में से एक हरीश रावत उत्तराखंड रत्न, बहुत कम समय के लिए था लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू, बहुत अधिक समय हो गया 15 मिनट। और भी सवाल पूछने थे उत्तराखंड के विकास के लिए फिर कभी, लेकिन इतने सवालों के जवाब इतना तय है कि ये उत्तराखंड रत्न 2027 में मोर्चे में रहेगा। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए जोश रहेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक होना होगा, क्योंकि मजबूत विपक्ष ही लोकतंत्र की पहचान है। और रणजीत रावत और हरीश रावत मिले ताकि कांग्रेस मजबूत हो। और बाद में संजय नेगी जैसे और पुष्कर दुर्गापाल जी ने जो यहाँ उन्होंने कांग्रेस के लिए मजबूत किया है, उन्हें भी एक पहचान मिले। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। हरीश रावत जी ने जिस बेबाकी से जवाब दिया है, फिलहाल कई कठिन सवाल मुझे और पूछने थे, लेकिन समय की कमी के कारण और अन्य सवाल पूछे जाने के कारण इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया था। लेकिन मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपके जो कठिन सवाल होंगे वो टिप्पणी बॉक्स में मुझे दीजिए। फिर कभी हरीश रावत जी से मौका मिलेगा तो ये कठिन सवाल उनके सामने मैं ये जरूर रखूंगा। और निश्चित रूप से हरीश रावत जी ने जो ये इंटरव्यू यहाँ दिया है, मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ वो हर सवाल का जवाब देने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन फिलहाल एक मंझे हुए नेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है,
तो सवालों का जवाब, गोलमोल जवाब किस तरह से देना है, उनसे बचना है, वो भली बेहतर जानते हैं। फिलहाल मैंने उनको फंसाने की कोशिश की, उससे वो बच के बाहर निकल आए। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आपके सवाल होंगे टिप्पणी बॉक्स में जरूर दीजिएगा, शायद उससे बच ना पाए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल को देखने का शुक्रिया, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि उत्तराखंड का जन जन हर वो कांग्रेसी इस इंटरव्यू को सुन पाए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।